हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं सब? बढ़िया बेटा, ठीक। तो आज हम क्लास 12th का नया टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो पढ़ ली थी, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मीन्स हमने बताया था आपको बढ़ जाना, और डिप्रेशन मीन्स क्या होता है आपका घट जाना है। यानी कि जब हम किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका वो घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, लोअरिंग हो जाएगी उसके फ्रीजिंग पॉइंट में, तो उसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम ग्राफिकली लेके चलेंगे। पहले फ्रीजिंग पॉइंट समझिएगा क्या होता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो हमने उस दिन बताया था, हमने बताया था आपको वेपर फेज में, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जब दोनों कंडीशंस, कौन सा, वेपर फेज का प्रेशर और आपका लिक्विड फेज का प्रेशर कैसा हो जाए, सेम हो जाए। या हम बोल सकते हैं कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है ना, सॉल्वेंट का। तो वो क्या कहलाता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। वैसे ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका, दी टेम्परेचर at which the vapor pressure of pure solvent, या वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट बोल दीजिए यहां पर लिक्विड फेज, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज, ठीक है ना। मीन्स क्या है, वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज, ठीक है। यानी कि ये दोनों कंडीशंस अगर बराबर हो जाती हैं जिस टेम्परेचर पर, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया। यानी कि लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर जब आपका इक्वल हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, उसके लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम ग्राफ को लेके चलते हैं, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी ग्राफ से क्लियर किया था, तो इसको भी। तो ये आपके पास कोई ग्राफ है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। यानी हमने इधर क्या ले लिया, टेम्परेचर, और इधर क्या ले लिया बेटा, वेपर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, तो हमने मान लिया, कहीं पर भी आप मान लीजिएगा, हमने ये मान लिया कि ये प्योर सॉल्वेंट है हमारा, उसका वेपर प्रेशर ग्राफ हो गया प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। मीन्स लिक्विड का हो गया, उसकी लिक्विड स्टेट में हो गया ये वेपर प्रेशर, ठीक है। अब बताइए लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा सॉलिड से ज़्यादा होगा, क्यों? जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, कोई भी लिक्विड किस में जाने की कोशिश करेगा, सॉलिड में जाने की कोशिश करेगा, तो उसके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कैसा होगा, कम होगा। यानी कि वो ऑर्डर में अरेंज होना चाहेंगे, मीन्स रेगुलर अरेंजमेंट को प्राप्त करना चाहेंगे, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। यानी कि अब एस्केपिंग टेंडेंसी घट जाएगी। तो हमने ये मान लिया कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका सॉलिड फेज का, किसका, सॉलिड सॉल्वेंट का, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपका सॉलिड सॉल्वेंट का। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर कर रहे हैं बेटा, इस पॉइंट पर कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा वो कहलाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, दैट इज TF नॉट या TF स्टैंडर्ड। TF स्टैंडर्ड क्या हो गया, जब आपका लिक्विड फेज और सॉलिड फेज के ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यानी कि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मींस ये, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड मींस यही, कैसी होगी, दोनों सेम हो गए ना दोनों का प्रेशर इस टेम्परेचर पर, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। अब क्या करते हैं हम, मान लीजिए हमारे पास A कोई सॉल्वेंट है और B जो हमारे पास है वो है आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब समझिएगा जरा,
जैसे ही हम इस ए प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी को डालेंगे, यानी कि ए सॉल्वेंट लिया, उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी डाल दिया। अब नॉन वोलेटाइल की तो वेपर्स बनती नहीं है, तो सीधी सी बात है वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हो जाएगा। जब आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल लोगे तो कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर उसका कम हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ से ऐसे कम हो गया, ठीक है। ये ग्राफ हो गया आपका फॉर सॉल्यूशन, ये हो गया आपका सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि हर पॉइंट पर आपका ये ग्राफ नीचे रहेगा प्योर सॉल्वेंट से, बिकॉज वेपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है बेटा। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप इस ग्राफ को अच्छे से, ठीक है, क्लियर हो जाएगा अभी ये ग्राफ भी आपका। तो इसमें सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि अब सॉलिड सॉल्वेंट के साथ ये ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। अब जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो इसका जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, दैट इज टीएफ, वो क्या हो गया, टीएफ नॉट से कम हो गया। यानी कि आपके पास प्योर वाटर है, उसमें आपने यूरिया डाल दिया या उसमें आपने ग्लूकोज डाल दिया और उसको आप फ्रीज करने की कोशिश करना, तो आप देख लेना जो पहले हो रहा था आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले था, यानी कि 273.15 केल्विन जो प्योर वाटर का था, उससे कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 269 हो जाएगा, 268 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, आपका 273 से बिलो हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग, जैसे वहां पर डेल्टा टी भी बोला था तो यहाँ पे बोल देंगे डेल्टा टी एफ, ठीक है। तो जो डेल्टा टी एफ है वो आपका क्या इक्वल हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये आपका क्लियर हो गया होगा। यानी डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू टी एफ स्टैंडर्ड बोल दीजिए, नॉट एक ही बात है, माइनस का टी एफ, ये आपका हो गया, ठीक है। अब जैसे हमने वहां पर फाइंड किया था, हमने वहां क्या पढ़ा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वैसे ही आपका ये जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा मोलैरिटी के। मींस एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, मींस मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है बेटा, तो डेल्टा टी एफ, यहां से इसको हटाओ तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, उसके बाद हम मोलैरिटी की बात करेंगे। तो इस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया के एफ। के एफ जो है वो आपका क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या एक और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। बात क्लियर हो गई, दो नाम हो गए। अब यहां से हमें ये फॉर्मूला रिलेट करना है किससे, सॉल्यूट से, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि उसके नेचर पर। आगे देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां से हम अगर स्मॉल एम की बात करें तो स्मॉल एम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, अगर इन ग्राम है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है बेटा। अब उठा के यहां पर रख दीजिए, तो जो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा के एफ इंटू नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो डब्ल्यू बी, यानी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है तो ये क्या होगी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या होगी आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी आपकी, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब यूनिट की बात कर लो, यूनिट ऑफ के एफ इक्वल्स टू
समझने की कोशिश कीजिएगा। के एफ की यूनिट क्या होगी, डेल्टा टी एफ यानी कि क्या है ये आपका है तो टेम्परेचर ही। चलिएगा फॉर्मूले से प्रूफ कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ठीक है, टी एफ क्या होगा आपका केल्विन इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलैलिटी क्या होगी मोल पर केजी। तो यहां से के एफ की यूनिट क्या होगी इक्वल्स टू केल्विन किलोग्राम, ये इंटू में चला गया पर मोल, तो ये आपकी क्या होगी यूनिट ऑफ के एफ। ठीक है, ये यूनिट ऑफ के एफ होगी। अगर आपसे कभी कभी वो डेफिनेशन पूछ लेता है डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, तो आप कैसे करेंगे डिफाइन, जरा डेफिनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ के एफ समझने की कोशिश करिए, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला ले लीजिएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम। ठीक है, अब मैं आपसे अगर ये कहूं बेटा इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन स्मॉल एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, मीन्स मोल भी एक है और आपका मास ऑफ सॉल्वेंट भी 1 किलोग्राम है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 हो गया। तो यहां से डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया के एफ इंटू 1, मीन्स डेल्टा मीन्स के एफ जो है आपका वो हो गया अब इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ। तो हम बोल सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट उस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल होगा जब 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा किसमें 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। बात क्लियर हो गई होगी आपके, मीन्स मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कभी भी इक्वल होगा किसके उस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जिसके लिए नंबर ऑफ मोल कितने होंगे सॉल्यूट के 1 और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 1 किलोग्राम। बात समझ आ गई नहीं बहन, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट देन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। मोलर मास फाइंड कर लिया, यहां से हम मोस्टली क्या निकालते थे एम भी निकालते थे, तो इसी फॉर्मूले को देखिएगा। अगर मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने की कोशिश करूं तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू देखते रहिएगा डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू वी इंटू 1000, ठीक है, इंटू के एफ, यानी कि सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन के एफ हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन एम बी। इसके इक्वल हो गया, हमें एम बी निकालना तो पूरे को आप क्या कर दीजिएगा इसको उल्टा कर दीजिए। तो यहां पे हो गया आपका डब्ल्यू वी इंटू 1000 इंटू के एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं ढेर सारे। ये ग्राफ आपका इंपॉर्टेंट था तो आप इसको बनाना सीख गए, मीन्स आप इसके सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। और न्यूमेरिकल बड़े आसान हैं, इसके न्यूमेरिकल और डिप्रेशन वो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल हैं वो सेम है। चलिए न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आप सभी जानते हैं के एफ होता है ऑफ वाटर इज 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तब जो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। अब जरा समझिएगा,
यहां पर ये देखिएगा कि आपको सबसे पहले फॉर्मूले पे जाना है, मींस डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। ओके, अगर मैं बात करूं के एफ की, तो के एफ हमें गिवन है 1.86, ठीक है। इस फॉर्मूले को और आगे देखा तो क्या बनेगा, टी एफ स्टैंडर्ड माइनस का टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। टी एफ स्टैंडर्ड फॉर प्योर वाटर 273.15 केल्विन, ये आपको याद रखना है हमेशा। क्वेश्चन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वाटर का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन होता है। तो हम यहाँ तक पहुँच गए, हमारे पास ये भी है, ये भी है। हमें फाइंड क्या करना है, टी एफ हमें फाइंड करना है। अगर हमें कैसे भी मोलैरिटी पता चल जाए तो हम इसको कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले देखिएगा कंडीशन क्या है, 5% यूरिया 10% ग्लूकोज, मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर 2 हैं, सॉल्वेंट आपका वाटर है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5% ऑफ यूरिया मीन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया। उसके बाद 10% ऑफ ग्लूकोज मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो यहां से तो हमें पता चल गया कि इतना हमारा सॉल्यूट है। तो मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू 100 माइनस का मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट 5 ग्राम यूरिया 10 ग्राम ग्लूकोज मीन्स 15, तो 85 ग्राम हो गया आपका वाटर, ठीक है। अब स्मॉल एम फाइंड करना है। तो स्मॉल एम को फाइंड करने से पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लो टोटल, क्योंकि स्मॉल एम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां से सबसे पहले किसके फाइंड करने हैं, यूरिया के। तो NH2CO NH2 ये यूरिया का मास होता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। गिवन मास 5 है। अगर हम मोलर मास की बात करें, क्योंकि गिवन मास अपन मोलर मास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन मीन्स 28 प्लस 1 कार्बन मीन्स 12 प्लस 1 ऑक्सीजन मीन्स 16 प्लस 4 हाइड्रोजन मीन्स 4, तो 8 10 16 2 कैरी आई 20 पर 2 4 5 6, यानी कि आपका 60 ग्राम हो गया। हमें तो याद है, ठीक है ना, बट कैलकुलेट इसलिए किया आप लोग कर सकें। तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स 1/12 मोल, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूकोज की। तो NC6H12O6 इक्वल्स टू गिवन मास 10 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास डिटरमाइन कर लेना, 180 होगा, इसको डिवाइड कर दिया तो 1/18 आ गया मोल्स, ठीक है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पुट कर दीजिए 1/12 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1000। तो स्मॉल एम की जो वैल्यू है उसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 36, ये हो गया 3 + 2 इंटू 1000। ओके, ये हो गया 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 85। कट जाएगा ये 85 से, 5 × 1 = 5 और 5 × 7 = 35, ठीक है, ये कट गया आपका। और स्मॉल एम की जो वैल्यू आई है आपकी सॉल्व होके, वो वैल्यू हो जाएगी आपकी टोटल, आपकी स्मॉल एम की अगर हम बात करें तो ये जो मोल्स है ना यहाँ पर, ये जो, चलो इसको काटिएगा नहीं, इसको मैंने नहीं किया सॉल्व तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये जो मोल्स आए हैं आपके डिटरमाइन हो गए, ये जो पूरी वैल्यू है वो है 0.138 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1000 स्मॉल एम हो गया। अब यहाँ से मैं डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू हो गया
1.86 इंटू 0.138 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 1000, तो ये जो वैल्यू आई है वो समथिंग अमाउंट आई है आपकी 3.03 डेल्टा टी एफ, ठीक है, 3.03 केल्विन आई है। इसको डेल्टा टी एफ को खोलेंगे तो टी एफ स्टैंडर्ड टी एफ इक्वल्स टू 3.03 केल्विन, तो ये हो गया आपका 273.15 माइनस का टी एफ इक्वल्स टू 3.03 केल्विन। तो अगर हम बात करें टी एफ की तो टी एफ हो गया 273.15 माइनस का 3.03 इक्वल्स टू 269 पॉइंट समथिंग आएगा आपका, देख लेना कितना है टी एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 269, कम हुआ ना, यूरिया ग्लूकोज मिलाने से 273 से कम हो गया ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको अपन लोग क्या बोल देते हैं बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो दूसरा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा आप पहले उसको। बस ये है कि आप सिस्टमेटिक तरीके से करते चले जाइए, जो गिवन दिया है उसको पहले फाइंड करिएगा। अगर मास परसेंटेज दिया तो आप सभी जानते हो, जैसे मान लीजिए किसी का 5% दिया मीन्स 5 ग्राम प्रेजेंट है 95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर भाई मास दिया है तो। अगला क्वेश्चन है सेकंड, ऑफ 5% सॉल्यूशन, ये है भी बाई मास ही है, बाई मास ऑफ कैन शुगर, अगर इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो वो होता है C12H22O11 इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। तब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट of pure water is 273.15 केल्विन। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, अभी फैन ऑफ है, खुद से ट्राई करिएगा आप, फिर हम करते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए जरा कर लिया होगा, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ए 5% सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट इतना, ठीक है, कितना, इतना, तो हम बोल सकते हैं टीएफ काय का शुगर सॉल्यूशन कितना दिया है 271 केल्विन। तो अगर हम डेल्टा टीएफ की बात करें इसके लिए तो वो कितना हो जाएगा 273.15 माइनस का 271, तो ये हो गया आपका कितना हो जाएगा 2.15 केल्विन। ये हो गया डेल्टा टीएफ किसके लिए, कैन शुगर सॉल्यूशन के लिए। फिर हमें करना है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, मींस अब बात आ गई ग्लूकोज की, ठीक है, उसको भी समझेंगे। इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है, इतना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट नहीं दिया, या तो आप उसको डिटरमाइन कर लो, आप अगर उसको डिटरमाइन कर लेंगे तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा केएफ की वैल्यू निकालने के बाद। और अब हम कैसे कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें इसके लिए तो यहां से हो जाएगा, क्योंकि केएफ निकालेंगे तो इसी से निकालेंगे अपन लोग, तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। अब 5% ये सॉल्यूशन हो गया आपका। अब आपका अगर हम 5% कैन शुगर मीन्स 5 ग्राम ऑफ कैन शुगर
प्रेजेंट इन 85 ग्राम ऑफ वाटर। बताओ कह सकते हैं नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। फॉर्मूला में रख दीजिएगा। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है आपके पास? देखिए जरा समझिए, कुछ की डेल्टा टी एफ में कैलकुलेट कर चुका हूँ 2.15 इक्वल्स टू के एफ हमें पता नहीं, इंटू स्मॉल एम को कैसे करेंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C12H22O11 मीन्स 12 इंटू 12 प्लस का 22 इंटू 1 प्लस का 16 इंटू 11 मीन्स ये हो गया 144 प्लस 22 प्लस 160 176, 8 तो 12, 1 8 14 1 3 342 ग्राम हो गया ये। तो ये हो गया आपका 342 ग्राम इंटू 85 ग्राम में है तो 1000 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या बोल दिया हमने? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन पर आ जाइए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज। 5% ग्लूकोज मीन्स 5% ग्लूकोज बाई मास मीन्स, यहाँ बाई मास है तो कोई बात नहीं, क्लियर है, समझ जाओगे आप। बाई मास मीन्स 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन, ये 5 ग्राम जो होगा आपका वो 95 में होगा और ये भी आपका 95 में होगा। ठीक है ना, 5% दिया, मैं 15 समझ रहा था। 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। इसका बेटा डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू 5। ग्लूकोज का मोलर मास अभी निकाला था पीछे, मॉलिक्यूलर मास 180 इंटू 95 इंटू 1000। इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। ठीक है, अब कहाँ लिखा भाई? अब हम उधर दिखाई दे रहा है क्या आपको? ना 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 ना, इधर ही आ जाइएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूं इक्वेशन सेकंड से। मींस 2.15 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 5 के एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 5 के एफ इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 95। 5 के एफ 5 इंटू 1000 से ये कट गया। 2.15 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, ये सब पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा 180 इंटू 95 डिवाइड बाई 342 इंटू 95। 95 से 95 कैंसिल, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू हो गया 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 180। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए आपके पास x आ गया, x केल्विन, तो आप क्या करेंगे उसको 273.15 माइनस का x केल्विन कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा। अब शायद मैंने इसका आंसर कैलकुलेट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लेना बेटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका उसको 273.15 केल्विन में से माइनस कर देंगे तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने करवा दिए थे। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।